आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 5 का अध्ययन करवाएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर के नाम पर जाते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है जल। जी जल। जल से सभी परिचित ही होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि हमारे पृथ्वी की सतह पर जल का अपार भंडार दिखता है, लेकिन उसमें से पीने योग्य मानव के उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत ही कम है। वैसे इस चैप्टर में जल के संबंध में ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में 6 पॉइंट को पढ़ना है। उसका पहला पॉइंट है जल क्या है। जी जल क्या है। तो जल अति महत्वपूर्ण संसाधन है जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर जल नहीं रहेगा तो कोई भी जीव जंतु यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता है। तो जल क्या है एक क्लियर हो गया। इसका दूसरा पॉइंट है जल का वितरण। जी पृथ्वी पर जो जल है वह विभिन्न रूपों में है, उसी को आज इस दूसरा पॉइंट के अंतर्गत जानना है। जल का वितरण अर्थात जल के विभिन्न रूप, जल किस किस रूप में पाए जाते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा चार्ट है, इसका अध्ययन करेंगे तो जल का वितरण हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है सबसे अधिक जल अगर कहीं पर है तो है महासागर में। जी 97.3% जल महासागर में है। 97.3% जल महासागर में है। हाँ, एक कंसेप्ट दूं आप लोगों को कि यहाँ पर कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, क्योंकि आपने दूसरे बुक में या कहीं पर ये पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर उपस्थित जल के कुल आयतन का 96.5% जल महासागर में है। जी हाँ, तो जल के आयतन का 96.5% जल महासागर में है, लेकिन यहाँ पर कुल जल का प्रतिशत बता रहा है कि 97.3% है। बिल्कुल क्लियर हो गया कि इस कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है, वो चूंकि वो आयतन पूछ रहा है और यहाँ पर कुल जल का प्रतिशत हम बता रहे हैं। तो कुल जल के 97.3% कहाँ है? महासागर में है। उसके बाद बर्फ के रूप में, जी मालूम होगा बर्फ के रूप में भी हैं बहुत सारे जल, चूँकि पृथ्वी के दोनों ध्रुव जो हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ पर बिल्कुल ही -डिग्री तापमान रहता है, जहाँ पर जो जल हैं वो बिल्कुल बर्फ के रूप में है। तो बर्फ के रूप में 0.2% जल बर्फ के रूप में है। उसके बाद है भूमिगत जल। जी भूमि के अंदर अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जल है वो है 0.68%। जी इसमें थोड़ा ध्यान देने योग्य बात है कि अगर ऑप्शन में 0.6 रहे तो वो भी सही हो सकता है। उसके बाद झील। झील में झील दो तरह के यहाँ पर हैं। एक वो झील है जहाँ पर अलवणीय पानी है, अर्थात जिसमें नमक की मात्रा नहीं है, जिसको हम पीने में उपयोग कर सकते हैं। तो उस तरह के अलवणीय झील में भी जो पानी का प्रतिशत है, पृथ्वी पर जो टोटल पानी है उसका जो प्रतिशत है वो है 0.009%। जी उसके बाद नमकीन झील भी है, जिसके पानी अधिकांशतः नमकीन है, खारा है, वो है 0.009%। उसके बाद हम लोग चलते हैं वायुमंडल। वायुमंडल ये हवा में जो जल है वह कुल जल का 0.0019%। इसमें भी आप अगर कहीं पर कंपटीशन में है तो ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अधिकांशतः रहता है 0.001%। अगर 9 रहे तो 9 में टिक लगाना है, नहीं तो ये तो रहता ही है 0.001%। उसके बाद नदी में, जी नदी में 0.001% जल रहता है। तो इस तरह से पृथ्वी पर जो जल है वो कहाँ कहाँ है वह इस चार्ट से क्लियर हो जाता है। अब हम इस 5वां चैप्टर के जो तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है तीसरा महासागरीय परिसंचरण। जी महासागरीय परिसंचरण। वैसे मैं बता दूं मैं इसका स्पेशल वीडियो पहले दे चुका हूं और आज 7वां के जो चैप्टर है इसके अकॉर्डिंग में इसका जानकारी देंगे। तो महासागरीय परिसंचरण। जी महासागरीय परिसंचरण। जी तो सबसे पहले ये परिसंचरण क्या है? परिसंचरण का मतलब होता है जल की गति। जी
अर्थात महासागर के जल जो है उसमें जो गति उत्पन्न होता है उसी को कहते हैं परिसंचरण। तो महासागर में जो गति उत्पन्न होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो हवा बहते हैं, उसके कारण से गति उत्पन्न होता है। दूसरा होता है कि सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण होते हैं उससे भी जल ऊपर उठते हैं या नीचे गिरते हैं, उससे भी उसमें गति आती है। और पृथ्वी के घूर्णन गति से भी जल में गति आती है। उसके बाद भूस्खलन से भी गति आती है। उसके बाद सागरीय क्षेत्र में जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उससे भी जल में गति आती है। इस तरह से जल जो है गतिशील कई कारणों से होती है। वही जो जल में गति उत्पन्न होती है उसे वो कहते हैं परिसंचरण। अब जल में जो गति उत्पन्न होती है महासागरीय जल में, उन गति को 3 भागों में बांटा गया है। जी 3 भागों में बांटा गया है। तीनों का हम थोड़ा सा नाम बता दें। पहला का नाम है महासागरीय तरंग। जी महासागरीय तरंग। और दूसरा का नाम है ज्वार भाटा। जानते होंगे ज्वार भाटा, नाम भी सुने होंगे ज्वार भाटा। और तीसरा का नाम है धाराएं, अर्थात समुद्री धाराएं या जल धाराएं या धाराएं भी इसको कहा जाता है। तो जल धारा हम लिखते हैं, जल धाराएं, जी। तो ये 3 चीज है, तीनों को हम एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले महासागरीय तरंग। महासागरीय तरंग क्या होता है? जब हवा चलती है तो उसके स्पर्श से, उसके प्रभाव से जलीय भाग में अर्थात महासागर के जलीय तल पर एक गति उत्पन्न होती है, हलचल उत्पन्न होती है। उसी हलचल को क्या कहा जाता है? महासागरीय तरंग कहा जाता है। उसमें ऐसे ऐसे होते हैं पानी में। लेकिन एक चीज यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि महासागरीय तरंग में ऐसा प्रतीत होता है कि जल आगे बढ़ रही है, लेकिन जल उस आगे बढ़ती नहीं है, तरंग में आगे नहीं बढ़ती है, सिर्फ अपने ही जगह पर जल ऊपर नीचा होती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। तो महासागरीय तरंग का मतलब हुआ कि हवा के चलने के कारण महासागरीय जल तली पर जो जल गतिशील होता है, जो जल अपने जगह पर ऊपर उठते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं? महासागरीय तरंग कहा जाता है। और दूसरा होता है ज्वार भाटा। जी हाँ, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा के, जी सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के द्वारा जब महासागरीय जल ऊपर उठते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, तो इसी सम्मिलित क्रिया को ज्वार और भाटा कहा जाता है। अर्थात सागरीय जल जो ऊपर उठते हैं किसके कारण से? सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण से जब सागरीय जल ऊपर उठते हैं तो उसको ज्वार, और नीचे जब गिरते हैं तो उसको भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा। मैं थोड़ा ज्वार भाटा को थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। ज्वार भाटा के मुख्य रूप से 6 प्रकार होते हैं। जी 6 प्रकार। देखिए, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार, दैनिक ज्वार, अर्धदैनिक ज्वार, भूमि उच्च तथा भूमि निम्न ज्वार और विषुवत रेखीय ज्वार कहलाता है। लेकिन इसमें से 2 ज्वार को मुख्य रूप से पढ़ना है हमें, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। जी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, दोनों ज्वार हम विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। एक होता है दीर्घ ज्वार। तो दीर्घ ज्वार क्या होता है? तो दीर्घ ज्वार जब भी उत्पन्न होगा तो वह सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सिद्ध में होगा तो दीर्घ ज्वार उत्पन्न होगा। देखिए इस फिगर से थोड़ा सा, यहां मान लीजिए पृथ्वी है और यहां चंद्रमा है और यहां सूर्य है। तो ये जब तीनों एक सिद्ध में होगा तो क्या कहलाते हैं? ये दीर्घ ज्वार होता है। लेकिन यह दीर्घ ज्वार महीना में 2 दिन आता है। मैंने अभी भी कहा, एक होते हैं अमावस्या के दिन और एक होता है पूर्णिमा के दिन। चूंकि तीनों महीना में 2 बार एक सिद्ध में आते हैं। देखिए यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा आपको मालूम है कि किसका चक्कर लगा रहे हैं?
पृथ्वी की, और ये जब घूमते घूमते ये यहाँ आ जाएगी, ये यहाँ पर फिर आ जाएगी चंद्रमा, तो फिर इस स्थिति में भी दृक ज्वार आएगा, क्योंकि इस स्थिति में भी तीनों क्या हो जाता है, एक सिद्ध में हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया। इससे भी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि दृक ज्वार कब उत्पन्न होता है, तो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सिद्ध में होता है। और दृक ज्वार कब कब उत्पन्न होता है, तो अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन, चूँकि 2 दिन उत्पन्न होते हैं, चूँकि 2 दिन महीना में जो है तीनों एक सिद्ध में आते हैं। तो ये हो गया दृक ज्वार। अब आता है इसी तरह से लघु ज्वार। जी, लघु ज्वार क्या होता है, छोटा ज्वार होता है। इसमें क्या होता है, तो तीनों एक सिद्ध में नहीं होते हैं। इसमें जो चंद्रमा जो होते हैं वह पृथ्वी पर 90 डिग्री के कोण बनाकर जब एक लंब के रूप में ऊपर रहते हैं या फिर नीचे रहते हैं, तो उस स्थिति में ज्वार उत्पन्न होता है। जो छोटा ज्वार होता है उसी को लघु ज्वार कहते हैं। इसको एक डायग्राम से हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य है, और उसके बाद यहाँ पर हम पृथ्वी को करते हैं। पृथ्वी ये है, ये देखिए, चूँकि चंद्रमा तो पृथ्वी के चक्कर लगा रही है। अब यहाँ पर जब चंद्रमा आ गया, यहाँ पर चंद्रमा यहाँ पर आ गया, तो देखिए अब यहाँ पर जब आया तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर जब 90 डिग्री का जब कोण बनेगा, तब देखिए इसका शक्ति सिर्फ इस पर काम कर रहा है, इसका अकेला शक्ति हो जाता है यहाँ पर, इसका फिर अकेला होता है, जिसके दोनों एक साथ पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से यहाँ पर जो जल होते हैं, सागरीय भाग में जो जल होते हैं, वो उसकी ऊंचाई, उठने की ऊंचाई थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसी को कहते हैं लघु ज्वार। ये 2 बार स्थिति भी उत्पन्न होता है। एक होता है अष्टमी के दिन, जी अष्टमी के दिन होता है। अष्टमी के दिन कौन, तो एक कृष्ण पक्ष में, जिसको अनहरिया कहते हैं, अनहरिया में भी, और दूसरा होता है फिर अष्टमी के दिन ही एजोरिया पक्ष में, जिसको शुक्ल पक्ष भी कहा जाता है। अर्थात एक यहाँ और फिर एक यहाँ जब कंडीशन बनता है, तो यहाँ पर भी अष्टमी के दिन ही बनता है। तो क्लियर हो गया कि लघु ज्वार भी 2 दिन ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात एक अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष में, और दूसरा फिर कृष्ण पक्ष में भी अष्टमी के दिन, अर्थात लघु ज्वार भी 2 दिन और दृक ज्वार भी 2 दिन। इस तरह से 7th क्लास में जो ज्वार भाटा के प्रकार पढ़ना था, दृक ज्वार और लघु ज्वार, उसको मैंने समझाया। अब चलते हैं इस चैप्टर 5 के जो चौथा पॉइंट है आपको, महासागरीय तरंग। जी, तो महासागरीय तरंग को मैंने अभी भी बताया था कि महासागरीय क्षेत्र में जब हवा चलती है तो उसके प्रभाव से, उसके स्पर्श से महासागरीय जल में जो गति उत्पन्न होती है, उसी को कहा जाता है महासागरीय तरंग कहा जाता है। उसके बाद ज्वार भाटा, मैंने अभी भी ज्वार भाटा के विषय में पढ़ा ही रहा था कि महासागर के जल जब चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति से ऊपर उठते हैं और नीचे जब गिरते हैं, तो उसी को कहा जाता है ज्वार भाटा। जी, ज्वार भाटा के विषय में भी हम डिटेल से बताइए किए। और छठा है लास्ट पॉइंट, इसको महासागरीय धाराएं। जी, महासागरीय धाराएं, जिसे जैसे कि मैंने अभी भी महासागरीय परिसंचरण जब बता रहे थे, तो मैंने बताया था कि महासागरीय परिसंचरण के 3 प्रकार होता है, अर्थात समुद्री जल के 3 प्रकार होते हैं, उसमें से एक महासागरीय धाराएं भी थी। तो महासागरीय धारा के विषय में भी बता दें हम। महासागरीय क्षेत्र में जल जो बहती है उसी को जल धाराएं कहा जाती है, या महासागरीय जल धाराएं कही जाती हैं। और ये जल जो बहती है उसके गुण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें से अधिकांशता देखा गया है कि अधिकांशता जो जल धाराएं हैं उसमें 2 तरह के गुण पाए जाते हैं, एक तो गर्म रहते हैं या फिर ठंडा रहते हैं। तो जल धाराएं जो हैं मुख्य रूप से उसके 2 प्रकार हो जाते हैं, जल धारा के 2 प्रकार। जी, यहाँ पर जल धाराएं के प्रकार, तो जल धारा के 2 प्रकार हो जाता है। एक हो जाता है ठंडी जल धारा, ठंडी जल धाराएं। दूसरा होता है गर्म जल धाराएं।
गर्म जलधाराएं। तो ठंडी जलधारा क्या होती है, थोड़ा सा इस पर हम विस्तार से बताते हैं कि जब जलधाराएं जो चलती है उसमें जब ठंडी जल रहती है तो उसको कहते हैं ठंडी जलधाराएं। और इस तरह की जलधाराएं मुख्य रूप से ध्रुव की ओर से या निम्न अक्षांश की ओर से विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या उच्च अक्षांश की ओर बहती है, चलती है। अर्थात ठंडी जलधारा की उत्पत्ति कहाँ होती है, ध्रुव या निम्न अक्षांश की ओर, अर्थात जहाँ तापमान कम रहती है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति होती है। और यह जलधारा किस ओर जाती है, जहाँ तापमान अधिक है, अर्थात उच्च अक्षांश या भूमध्य सागरीय क्षेत्र या विषुवत रेखा के ओर बढ़ती है ये। और ये जलधारा जहाँ जाती है वहाँ के तापमान को, वहाँ के सागर के जल के तापमान को, गर्मी को कम कर देता है। और दूसरा है गर्म जलधारा। जी, गर्म जलधारा क्या होता है कि वैसी जलधारा जिसके जल गर्म रहते हैं उसको कहते हैं गर्म जलधारा। और ये जहाँ पहुँचती है वहाँ पर क्या होता है, तापमान जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो गर्म जलधारा की उत्पत्ति कहाँ होती है, उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में या विषुवत रेखीय क्षेत्र में या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति होती है। और ये किधर जाती है, ध्रुव की ओर जाती है, अर्थात जहाँ पर तापमान कम रहता है उस ओर जाती है। ये हवा कौन, गर्म जलधारा है। हम थोड़ा सा नाम लें कि गल्फ स्ट्रीम, अलास्का, ये सब गर्म जलधारा के उदाहरण हैं। वहीं पर ठंडी जलधारा के उदाहरण हैं लेब्राडोर, पेरू आदि ठंडी जलधारा के उदाहरण हैं। तो इस तरह से जलधारा के प्रकार आपने समझ गए। हाँ, एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, उसको थोड़ा सुन लीजिए। ये ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा जहाँ मिलती है वहाँ पर मछली के लिए अनुकूल दशा उपस्थित हो जाती है। और जहाँ पर यह मिलती है वहाँ पर मछली का उत्पादन, मछली का पालन या मछली की उपस्थिति अधिक से अधिक देखने के लिए मिलता है। मैं बता दूं आप लोगों को, पूरे पृथ्वी पर, पूरे महासागरीय क्षेत्र में जब देखा गया है तो दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं। वह पहला क्षेत्र है जापान के क्षेत्र। जापान के जो क्षेत्र हैं जहां पर महासागर उपस्थित है उसके आसपास में ये दोनों जलधारा मिलती है। और वहां पर मछली को पालने के लिए, मछली को बढ़ने के लिए अनुकूल दशा पाई जाती है। इसलिए जापान में मछली का उत्पादन अधिक से अधिक होता है, मछली मारने का काम अधिक होता है। और दूसरा है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के जो तटीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में भी ये गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपस में मिलती है। वहाँ पर भी मछली उत्पादन के लिए अनुकूल दशा है, अतः वहाँ पर भी मछली उत्पादन, मछली मारने का काम अधिक से अधिक होता है। तो इस तरह से ये महासागरीय जलधारा भी हो गया। तो इस तरह से आज हमने 7th क्लास के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के चैप्टर 5 को हमने एक एक पॉइंट करके समझाने बताने का प्रयास किया। और मैं आप लोग को बता दूं, इसके जो जलधाराएं हैं, इसके जो ज्वार भाटाएँ हैं, तरंग हैं, इन सब पर मैं स्पेशल वीडियो देंगे। वैसे महासागरीय परिसंचरण पर हमने इससे पिछले सप्ताह में एक वीडियो दिए भी थे। तो आज हम अपने बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब हम अगली जानकारी अगले वीडियो में देंगे आपको।